बातों पर निर्भर करता है, एक तो आय का आकार और एक दूसरा था उपभोग की प्रवृत्ति। उपभोग की प्रवृत्ति, और यही हम आज पढ़ने वाले हैं, ये उपभोग की प्रवृत्ति क्या है। कुल मांग यानी प्रभावपूर्ण मांग जो है, कुल मांग और कुल पूर्ति पर निर्भर करती है, और कुल मांग जो है वो उपभोग निवेश और सरकारी निवेश पर निर्भर करती है। और जो सी है, जो उपभोग है, वो दो बातों पे, एक आय का आकार, आय जितनी ज्यादा होगी उपभोग उतना ज्यादा होगा, आय कम होगी तो उपभोग कम होगा, और उपभोग की प्रवृत्ति पर भी निर्भर करता है, कोई ज्यादा खर्चीला होता है, कोई कम खर्चीला होता है। तो ये जो है प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति इसके दो भाग थे, एपीसी और एमपीसी, एपीसी और एमपीसी। हम इस एपीसी और एमपीसी को इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, उपभोग की प्रवृत्ति, उपभोग फलन या उपभोग की प्रवृत्ति। इसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन, अंग्रेजी में कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। और इसको आप याद रखिएगा, इसको उपभोग फलन को ज़्यादातर उपभोग को हम सी से ही दिखाते हैं, तो वही जो सी है, वही जो उपभोग है, उसका आय के साथ जो संबंध होता है वही उपभोग फलन कहलाता है। तो अब हम इसको शुरुआत करते हैं, कहाँ से आया ये आप लोग समझ गए कि उपभोग फलन, उपभोग प्रवृत्ति कहाँ से आया, स्टार्ट कहाँ से है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे उपभोग की प्रवृत्ति क्या है, क्या कहते हैं, उपभोग की प्रवृत्ति होती क्या है। वैसे आप समझ गए हैं, जितना जो इस जो एक संबंध से आप लोग समझ चुके हैं कि क्या है, लेकिन वास्तव में उसको और डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो उसको और डिफाइन हम करते हैं ऐसे कि एक के कुरिहारा हैं, प्रोफेसर के कुरिहारा, इनको आप समझ लीजिए एक केन्सियन इकोनॉमिक्स हैं, या केन्स का असिस्टेंट मान लीजिए, तब भी कोई और नहीं है। यानी केन्स ने जो भी सिद्धांत दिया है उसको कुरिहारा ने अपने शब्दों में जरूर व्यक्त किया है। तो कोई कुरिहारा कहते हैं उपभोग फलन, कुल उपभोग तथा सकल राष्ट्रीय आय, इन दो तथ्यों के मध्य फलनात्मक संबंध है। क्या कह रहे हैं कि जो कुल उपभोग है वो सकल राष्ट्रीय आय, जो कुल उपभोग और सकल राष्ट्रीय आय के बीच जो फलनात्मक संबंध है उसे ही कहते हैं उपभोग फलन। तो इससे हमें क्या लगा कि कह रहे हैं कि जो उपभोग है यानी सी है, और जो कुल राष्ट्रीय आय है, या तो कुल राष्ट्रीय आय है, उसका ये एक फलनात्मक संबंध है। फलनात्मक संबंध, अब इस समीकरण से, इस गणितीय समीकरण से वो आपको समझ में आ गया होगा कि ये उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन क्या है। और जब ये फंक्शन की बात होती है तो ये जो फंक्शन होता है, जो फलन होता है, वो इन दोनों के बीच के संबंध को बताता है। अब ये संबंध आपको जानना है कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो पहले से आप लोगों को पता है कि जो उपभोग है वो आय के बढ़ने पर बढ़ता है और आय के घटने पे घटता है। यानी अगर हमें उपभोग ज़्यादा कर रहे हैं, हमें क्या, हम मान लो उपभोग ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी इनकम ज़्यादा है, और उपभोग कम कर रहे हैं तो हम समझ लीजिए कि हमारी जो इनकम है वो कम है। तो उपभोग, अगर उपभोग क्या है, इसका आय का फलन है, आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा, आय घटेगी तो उपभोग घटेगा। यही है उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन। अब आइए इसको एक हम सारणी से देख लेते हैं, हम इसको एक अनुसूची बना लेते हैं, तो उस अनुसूची से और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो अब ये समझ में आ गया है कि क्या है उपभोग फलन। तो पहले एक सारणी बना लेते हैं, ये है हमारी सारणी। बहुत ध्यान से समझिएगा, कठिन तो नहीं है, लेकिन अगर ध्यान देंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं उपभोग यानी सी, और यहाँ पे हम दिखा लेते हैं राष्ट्रीय आय या केवल आय लिख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं वाई। अब हम जब हमारा उपभोग
इधर लिख लिया राष्ट्रीय आय या केवल आय लिख ले रहे हैं, इसको ब्रैकेट में वाई लिख देंगे तो राष्ट्रीय आय अपने आप कहलाएगा। यह है उपभोग, इसको हम सी कहते हैं। तो आय हमारी शून्य हो, मान लेते हैं ऐसा कि एक ये जो समीकरण हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो सारणी हम समझाना चाह रहे हैं, वो आय हमारी शून्य है और उपभोग हमारा फिर भी हो रहा है कितने का, 500 करोड़ का। ये कितने का, 500 करोड़ का। हमारी आय शून्य है फिर भी उपभोग कितना हो रहा है, 500 करोड़। अब यहाँ पे ये समझने की बात है कि जब हमारी इनकम कुछ भी नहीं है तो फिर ये उपभोग क्यों हो रहा है। तो केन्स ने यहाँ पे इस बात को पहले ही बता दिया था कि अब इसको जो है कि या तो आपने पुरानी बचतों से या उधार लेकर, दो में से एक से करेगा। और व्यवहारिक रूप से आप समझिए कि हमारे पास इनकम हो या ना हो, लेकिन हमें कपड़े, एक सेट कपड़ा और एक टाइम का खाना और एक छत तो होनी ही चाहिए। इतना तो होगा ही होगा, और वो छत भले ही हम कुछ अपने घास फूस की बनाएं, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। उस घास फूस में कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो लागत लगेगी। तो इसलिए जो है केन्स ने यहाँ पर दिया कि जब आय हमारी शून्य है फिर भी उपभोग 500 करोड़ का हो रहा है। अब मान लेते हैं इनकम हमारी 1000 की हो जाती है, इनकम मान लेते हैं 1000 की हो जाती है, तो उपभोग हमारा कितने का हो जाता है, 1250। अभी भी हम ये देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर भी इनकम तो 1000 ही है, लेकिन उपभोग कितना हो रहा है, 1250, यानी 250 का हम अभी ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं। जितनी हमारी इनकम है उससे हम 250 ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं। और अब मान लेते हैं कि आय हमारी 2000 हो जाए, और जब आय 2000 हो जाएगी तब हमारा उपभोग भी कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं ये भी हमारा 2000 का हो जाएगा। तो अब ये जो है यहाँ पे सामान्य लाभ, ऐसा मान लीजिए सामान्य स्थिति में है, यानी ना तो हम कर्ज ले रहे हैं और ना तो हमारी इनकम भी ज़्यादा, यानी ना हम बचत कर पा रहे और ना तो हम किसी से कर्ज लेने की जरूरत है, यानी हम सम विच्छेद बिंदु पर हैं, समान स्थिति में है। इसको क्या बोलते हैं, सम विच्छेद बिंदु, सम इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, सम इवन पॉइंट, यानी ना तो फायदा और ना तो नुकसान। अब अगर आय हमारी 3000 हो जाए तो 3000 हो जाए तो 2750 हो गई। अब 27, ये अगर 4000 हो जाए, 4000 हो जाए तो कितना, 3500, और 5000 हो जाए तो 4250। यहाँ से क्या है, बचत हो रही है। यहाँ पे कितना, 250 की, यहाँ पे लगभग 500 की, और यहाँ पे लगभग 750 की बचत हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति ना तो कोई बचत और ना कोई कर्ज, यहाँ तक कर्ज लेके खाता है, और यही जो पॉइंट है वो सम विच्छेद का बिंदु है, और यहाँ तक क्या करता है, वो बचत करता है। अब देखिए केन्स ने इसको क्या कहा। केन्स ने पहली बात तो इसको एक नाम दिया है, इसका नाम है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। केन्स ने इसको क्या नाम दिया, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो इसलिए इसको केन्स का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी कहते हैं। अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं, अच्छा पहले उपभोग फलन समझ लेते हैं। उपभोग फलन क्या है, तो उपभोग की प्रवृत्ति हमने ये देखा, इससे ये जो सारणी है, इस सारणी से हमने ये देखा कि जैसे जैसे आय में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे उपभोग की प्रवृत्ति में भी परिवर्तन हो रहा है। उपभोग में
लेकिन एक बात इसमें और जोड़नी है जो इसमें आपको नहीं दिखाया जा सकता, जो इस तरीके से उसको हम नहीं बदल सकते हैं। तो इसको कैसे, अब ये जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किन्स इसको कह रहे हैं, उस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को समझिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। किन्स ये कहते हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे ही उपभोग भी बढ़ता है। जब आय घटती है तो उपभोग भी घटता है, लेकिन जिस अनुपात में आय के बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है उस अनुपात में उपभोग घट नहीं सकता है, उस अनुपात में उपभोग घटता नहीं है। यही है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यही है किन्स का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब बात यह है वो कैसे, तो उसको समझते हैं। वो कैसे है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आय हमारी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हम अपना उपभोग बढ़ा लेंगे। उपभोग बढ़ा लेंगे यानी हो सकता है हम केवल पंखे से काम चला रहे हों, हमने कूलर लगवा लिया, अब और आय बढ़ी हमने एसी लगवा लिया, और आय बढ़ी हमने रूम जो, और मान लो हमने कार ले ली, सब कुछ ले लिया, चलो ठीक है, आय बढ़ने पे हमने कर लिया। लेकिन जब आय घट गई तो क्या हम एसी बंद कर देंगे, क्या हम कूलर बंद कर देंगे, क्या हम कारें छोड़ देंगे, क्या हम ये सारा का सारा तुरंत कर लेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। यही है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कि जब हमारी आय बढ़े तो हम उपभोग तो बहुत आसानी से बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन एक हमारी जो जिसको हम इज्जत कहते हैं, समाज में हमारी इज्जत है, पोजीशन है, उसको प्रेस्टीज है, हम क्या करते हैं उसी के चक्कर में, उसी को छोड़ने के चक्कर में, या उसमें ये कि समाज में अभी हमारी पोजीशन अच्छी है, पोजीशन दिखाने के चक्कर में हम वापस नहीं लौटते हैं। भले ही वो कर्ज हो जाए, भले ही वो कर्ज में रहे, यानी इन दो स्थितियों में रहे, लेकिन वो उसको घटाता नहीं है। और अगर आपने एक कहानी है या उपन्यास है, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन फडणवीस या कुछ हैं हिंदी के एक लेखक, उन्होंने एक लिखा है पर्दा, उसको आप पढ़ लीजिए, ये आपको समझ में आ जाएगा कि अपने प्रेस्टीज को बचाने के लिए, अपने हनक में रहने के लिए वो कैसे दूसरों से कर्ज ले लेकर के उपभोग करता है। लेकिन घर की स्थिति क्या हो जाती है उसको, जब पर्दा फाड़ता है, पर्दा खींचता है, जो उसमें का विलेन होता है, सेठ होता है, वो जब पर्दा फाड़ता है, खींचता है, तब पता चलता है कि क्या स्थिति है। तो वही स्थिति यहाँ पर है कि जब उपभोग आय बढ़ने को उपभोग तो बढ़ा ले जाते हैं बड़ी शान में कि अपनी शान को दिखाना है, लेकिन जब आय घटती है तो उस हिसाब से उसको घटा नहीं पाते हैं। इसीलिए इसको मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहा गया है। इसीलिए अब इसी उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन को हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि ये जो हमारा मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पे राष्ट्रीय आय को दिखाया गया है, नेशनल इनकम, और इस पर उपभोग को दिखाया गया है। यही तो है ना सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, यानी आय में परिवर्तन होने से उपभोग में जो परिवर्तन होता है, यही उपभोग की प्रवृत्ति है, यही उपभोग का फलन है। ये पहले इसको सीख लीजिए कैसे बनाना है। तो हम एक मूल बिंदु से एक सीधी रेखा खींच देते हैं 45 अंश। वैसे भी आपको ये पता है कि ये दोनों के बीच में 90 अंश होता है, और अगर इसको आधा कर देंगे 45 अंश बचेगा। तो एक सीधी रेखा खींच देते हैं जिसके हर बिंदु पर सी इक्वल टू वाई। सी का मतलब है उपभोग, वाई यानी जो उपभोग है वो आय के बराबर, सॉरी ये वाला जो उपभोग है वो आय के बराबर है। इसके हर बिंदु पर, चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ कहीं भी हो, इसके हर बिंदु पर उपभोग और आय दोनों बराबर होंगे। यानी जितना आय होगी वो सारा का सारा उपभोग कर लिया जाएगा। और दूसरी रेखा c इक्वल टू ए प्लस बी वाई को बता रही है। आप पहले तो ये समझ लीजिए कि ये रेखा जो है वो यहाँ से क्यों खींची जा रही है। वो यहाँ से स्टार्ट तो हमें यहीं से करना चाहिए था, लेकिन यहाँ से स्टार्ट ना हो तो यहाँ से क्यों
तो सबसे पहली बात तो हमारी यही है कि वो यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रही है। तो आप यहाँ पर देखिए नेशनल इनकम हमारी कितनी है, वाई और उपभोग हमारा ये जो राष्ट्रीय आय है ये तो इसके आधार पर बनाया गया है। राष्ट्रीय आय तो हमारी यहाँ पे शून्य ही है ना। अगर हम इसका मिलान करेंगे तो ये तो यहीं आएगी, अगर इसको हम यहाँ मिलान करेंगे तो राष्ट्रीय आय यहाँ आएगी, यहाँ करेंगे तो यहाँ आएगी, यहाँ करेंगे तो यहाँ आएगी, यहाँ करेंगे तो यहाँ आएगी। लेकिन जब इसका हम मिलान यहाँ करेंगे तो राष्ट्रीय आय तो शून्य ही आएगी, यानी आय हमारी शून्य है फिर भी उपभोग हमारा सी के बराबर हो रहा है। ये इसको हमने सी लिखा हुआ है, ये उपभोग हमारा सी के बराबर हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ पर देखिए कि जब हमारी इनकम शून्य है फिर भी उपभोग 500 के बराबर हो रहा है, यानी ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, अपने आप होने वाला उपभोग है। ये उपभोग तो होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए ये उपभोग होगा ही, जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया है। इसको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी अपने आप होने वाला उपभोग, ये होगा ही। तो यहाँ तो इसको ये अब आप समझ गए, और इसी के लिए ए यहाँ पर ए लगाया गया है। ये हमारा एक नियतांक है, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक नियतांक है। और बी क्या है? सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति है, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति यानी एमपीसी, इसको हम क्या कहते हैं? एमपीसी। आगे बढ़ेंगे और वाई जो है वो हमारी राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे समझ लिया। अब हमें समझना क्या है, मेन बात ये है हमें समझना क्या है। तो इस आय पर जब व्यक्ति यहाँ उपभोग कर रहा है और ये दोनों रेखाएं जहाँ एक दूसरे को काट रही हैं, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? समविच्छेद बिंदु। समविच्छेद बिंदु इसलिए कहेंगे कि हमने पहले ही बताया ये जो रेखा है उसके हर बिंदु पर आय और उपभोग दोनों बराबर हैं, और ये रेखा कौन सी रेखा है? उपभोग रेखा है। तो उपभोग और आय जहाँ पर दोनों बराबर हो गए, जहाँ एक दूसरे को काट दिए, वही बिंदु जो है वो समविच्छेद बिंदु कहलाएगा। यानी वहाँ पर ना तो उपभोग ज्यादा होगा और ना आय ज्यादा होगी, यानी उपभोग और आय दोनों बराबर होंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरी बात जो समझाने की बात ये है कि जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में भी वृद्धि होती है, और लेकिन जो आय में कमी होगी तो उपभोग में भी कमी होगी, लेकिन आय की वृद्धि की तुलना में कम कमी होगी। ठीक है, तो चलो मैं इस बात को क्लियर करता हूँ। तो ये हमारा जो है बताना ये चाह रहे हैं कि जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में भी वृद्धि हो जाती है, लेकिन जो आय में कमी होगी तो उस अनुपात में कमी नहीं हो पाती है। बात इतनी सी है, इसी को समझाना है। तो इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये डेल्टा सी यानी उपभोग में जो परिवर्तन हो रहा है वो आय में परिवर्तन की तुलना में बहुत थोड़ा है। या इसको दूसरे रूप में कह लें कि जो आय में परिवर्तन है उसके तुलना में जो कंजम्पशन में परिवर्तन है वो बहुत कम है। वो यही बात है कि जब आय में वृद्धि होगी तो उपभोग में तो वृद्धि हो जाएगी, और आय में जब कमी होगी तो वो कमी उपभोग की जो आय की तुलना में है वो बहुत कम होगी। तो वही बात है जो प्रेस्टीज की बात है, ये जो शान की बात है, समाज में एक अपनी जो इज्जत की बात है, वो है कि वो व्यक्ति अपना खोना नहीं चाहता। जो एक बार बन गई तो वो उसी प्रेस्टीज को बनाए रखना चाहता है। इसीलिए जो उसके आय में कमी होगी भी तो वो उपभोग में उस अनुपात में कमी नहीं हो पाती है। तो यही बात यहाँ पर पूरा ये जो समीकरण है या जो ये आपको रेखा चित्र बनाया गया है, ये यही बात को इसमें समझाना चाह रहे हैं। तो समझ में आ ही गया होगा, और नहीं आया है तो आप
मैं बार बार कहता हूँ कि पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी चाहें कभी भी कहीं भी पूछ सकते हैं। आपको कि उपभोग की जो प्रवृत्ति है उसके दो भाग हैं, एक औसत उपभोग की प्रवृत्ति जिसको हम एपीसी बोलते हैं, औसत उपभोग प्रवृत्ति हम जिसको एपीसी बोलते हैं, और एक है सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति जिसको हम एमपीसी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले एपीसी पढ़ लेते हैं। एपीसी क्या है? तकनीकी विशेषताएं। तकनीकी विशेषताएं किसकी पढ़ रहे हैं? हम उपभोग फलन की या उपभोग प्रवृत्ति की तकनीकी विशेषताएं, यानी इसके दो तकनीकी विशेषताएं हैं, एक है एपीसी और एक एमपीसी। ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तकनीकी विशेषताएं इसकी क्या हैं। तो आप एपीसी और एमपीसी लिखिए, और ये बात भी समझ के रखिए कि जो किन्स का जितना भी सिद्धांत है उसके लिए एपीसी और एमपीसी, खासकर एमपीसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस समीकरण में या जो उपभोग प्रवृत्ति है, उपभोग फलन है, गुणक तक, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भी गुणक पढ़ेंगे, अधिगुणक पढ़ेंगे, त्वरक पढ़ेंगे, उन सब में इनका दोनों का या एमपीसी खासकर ज़्यादा महत्व है। तो एपीसी पहले पढ़ लेते हैं। एपीसी क्या है? एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका फुल फॉर्म है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी उपभोग की औसत प्रवृत्ति, उपभोग की औसत, उपभोग का औसत फलन। तो उपभोग की औसत प्रवृत्ति, इसका सूत्र होता है एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई। इसका मतलब ये हुआ कि आय और उपभोग के बीच जो अनुपात होता है उसे ही औसत उपभोग की प्रवृत्ति कहते हैं। या ये कह लीजिए उपभोग और आय के बीच, उपभोग और आय के बीच, या जो आय होती है उससे उपभोग का जो संबंध होता है वही जो है औसत उपभोग की प्रवृत्ति है। इसको हम सी अपॉन वाई से दिखाते हैं। और अगर हम इसका चित्र बनाना चाहें तो इसका चित्र ऐसा ही होगा कि ये औसत की उपभोग प्रवृत्ति कहलाएगा। ये लगभग आपका चित्र ऐसा होगा। तो ये जो है आपकी औसत उपभोग की प्रवृत्ति है। ये आप जान रहे हैं, ये सी है, ये वाई है। तो इस तरह से अगर हम औसत उपभोग प्रवृत्ति को समझना चाहें तो इसका मतलब ये है कि आय में परिवर्तन, आय में वृद्धि होगी तो उपभोग में भी वृद्धि होगी, और आय में कमी होगी तो उपभोग में भी कमी होगी। कुल मिला के आप वो समझिए जो उपभोग की प्रवृत्ति हम पढ़ रहे हैं वो औसत उपभोग की प्रवृत्ति ही है। अगर आप ऐसा कहना चाहें तो अपनी समझ के लिए कह लीजिए, वास्तव में उपभोग फलन और एपीसी में डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए औसत उपभोग प्रवृत्ति हम ये बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ लें। अच्छा, यहाँ पढ़ लेते हैं औसत उपभोग की प्रवृत्ति। औसत उपभोग की प्रवृत्ति जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये दो के बारे में पहले से पता है, ये दो चीज़ें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अब मैं एपीसी, इसमें एपीसी पढ़ रहे हैं। एपीसी में देखिए ये आपको इनकम दी गई है राष्ट्रीय, और ये उपभोग दिया गया है। तो इस बात को समझ रहे हैं कि जब आय कुछ नहीं थी तो उपभोग 5000 हो रहा था, 5000 करोड़ का, और जब राष्ट्रीय आय 1000 हुई तब भी 12,500, फिर 1250 है, 1250, और जब 2000 हुई तो 2000, यानी कि समविच्छेद बिंदु है। इसके बाद बचत शुरू हो जाती है, यहाँ तक बचत होती है। अब हम एपीसी देख रहे हैं। एपीसी का सूत्र क्या है? सी अपॉन वाई। तो पहले पॉइंट पर पहले इसका हम मान निकाल लें, फिर समझेंगे। तो इसका मान निकाल लीजिए। ये 0 0 कैसे आया? एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई, डायरेक्ट निकालना कुछ नहीं है। तो सी अपॉन वाई यानी सी हमारा कितना है? 5000 है। ये क्या है? 5000, और बटा वाई कितना है? 0। अब 0 से 5000 में भाग दीजिए, कितना होगा? ये होगा अनंत। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अनंत। लेकिन हमने यहाँ पे 0 लिखा है तो ये आप अनंत दिखा लीजिए, नो
उसको आप अनंत लिखा लीजिए। जीरो से किसी भी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमें पता ही नहीं कितनी बार जाएगा। जीरो का पहाड़ा जितनी बार भी हम पढ़ेंगे जीरो ही आएगा, तो 5000 आएगा ही नहीं जीरो के पहाड़ा में। इसका मतलब है कि वो अनंत बार जाएगा। हमने ऐसा मान लिया, ये हमने अनंत लिख दिया। और चलो दूसरे पॉइंट में निकालते हैं। सी हमारा कितना है, 1250 है, 1250 लिख लिया। और बटे y कितना है, 1000। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, बचा 2 जीरो यानी 1.25। 1.25 भाग करके देख लीजिए, 1.25 आएगा। ये 1.25 लिखा हुआ है पहले से। और फिर इसके बाद तीसरे पॉइंट पर देख लीजिए, 2000 का 2000 तो एक ही बार जाएगा, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। 1 आ गया, 1.00। इस पर निकाल लीजिए 2750। सी 2750 बटे कितना है, 3000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से पॉइंट किया गया, यहाँ पे पॉइंट लग गया। अब 3 से भाग करना है, 3 9 यानी 0.9, क्योंकि यहाँ दशमलव आ गया तो दशमलव बढ़ाएंगे तभी तो 2 7 होगा। 0.9। अब बचा 5, 3 का पहाड़ा 5 में एक बार, और 2 बचा, कितनी बार जाएगा, 6। 3 6 18 916, 0.916 पढ़ेंगे इसको। एक एक अंक पढ़ते हैं दशमलव के बाद, 0.916। अब इसके बाद बहुत सरल तरीके बता रहे हैं याद करने का। इसके बाद आपको क्या करना है, 3500 बटे 4। सी हमारा कितना है, 3500, और y कितना है, 4000 है। एक जीरो, 2 जीरो काट दिया, एक जीरो की यहाँ आ गया दशमलव, एक जीरो से भाग दीजिए यानी 10 से भाग दीजिए, दशमलव यहाँ आ गया। अब 4 का पहाड़ा 35 में पढ़ लेंगे तो दशमलव पहले ही आ जाएगा, क्योंकि 3 और 5 दोनों को ले रहे हैं तो दशमलव पहले ही आ जाएगा। 4 8 32 जाएगा 32, 3 बचा, और 3 में जीरो बढ़ा देंगे 30 यानी 28, 4 7 28, 2 बच गया, 5 बार चला जाएगा, 5 4 5 30, 0.875 आया है कि नहीं, 0.875, ठीक है। उसके बाद 4250 को यहाँ पे सी हमारा कितना है, 4250 है, 4250 बटे y कितना है, 5000 है, 5000। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 2 जीरो है तो 2 पे दशमलव लगा लीजिए, 4.25। अब 5 बचा है, 5 से भाग करिए, कितना जाएगा, 5 8 40, 2 5 5 25, तो कितना होगा, 0.85। ये आपका APC है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये इसकी विशेषताएं देखिए, इसकी विशेषताएं देखिए। स्टार्टिंग में क्या है, अनंत है, यानी औसत की जो भोग प्रवृत्ति होती है, अगर आय शून्य है तो भोग प्रवृत्ति अनंत होगी। आय कुछ नहीं है तो औसत उपभोग की प्रवृत्ति अनंत होगी, कोई उसकी सीमा नहीं, यानी निकाला नहीं जा सकता है। सीधी सी बात कह लीजिए, उसको निकाल नहीं सकते। फिर अगर दूसरे पॉइंट पर यानी आय है लेकिन उपभोग फिर भी ज्यादा है, तो औसत की उपभोग प्रवृत्ति धनात्मक है, धनात्मक सोच लीजिए, औसत की उपभोग प्रवृत्ति धनात्मक है। और उसके बाद सम विच्छेद बिंदु पर औसत की उपभोग प्रवृत्ति 1 है, यानी इकाई है। सम विच्छेद बिंदु पर यानी कि जब हमारे पास ना बचत है और ना तो लॉस है, तो उपभोग की प्रवृत्ति हमारी औसत उपभोग की प्रवृत्ति 1 है। और उसके बाद जब इनकम हमारी बढ़ जाती है उपभोग से, तो औसत की उपभोग प्रवृत्ति हमारी कम हो जाती है, और ऐसे ही वो कम होते होते और कम हो जाती है। तो 0.85 कम है ना, 0.87 है ये 0.85। अब इसका मतलब कुल मिला के ये है कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है, औसत की उपभोग प्रवृत्ति कम होती चली जाती है। ये है आपकी औसत उपभोग की प्रवृत्ति।
और औसत उपभोग प्रवृत्ति के बाद हम एमपीसी पढ़ लेते हैं। तो चलो एमपीसी भी पढ़ लेते हैं। एमपीसी के लिए देखिए यहाँ पे सूत्र हमने लिख दिया है पहले ही। ये औसत उपभोग प्रवृत्ति आया है, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति, इसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। इसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। मार्जिनल का मतलब होता है लास्ट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी, ये शायद एस होगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। इसको देख लेते हैं कि स्पेलिंग सही है या गलत है। प्रोपेंसिटी सही है, एस होना चाहिए, मैंने सी लिख दिया था वो गलत था, एस होना चाहिए, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को समझ लेते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का सूत्र पहले लिख लीजिए, एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यानी जो एमपीसी है वो आय और उपभोग में परिवर्तन की दर, आय में होने वाले परिवर्तन को उपभोग में होने वाले परिवर्तन का अनुपात, आय में परिवर्तन होने से उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसका अनुपात ही एमपीसी है। या इसको ऐसे कह लें कि आय में परिवर्तन और उपभोग में परिवर्तन का अनुपात एमपीसी है। या जो उपभोग है, जो एमपीसी है, वो आय और उपभोग में होने वाले परिवर्तन को बताता है। आय से उपभोग में होने वाले या आय के द्वारा आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में होने वाले परिवर्तन को बताने के लिए एमपीसी, जो एक तकनीकी वर्ड है, तकनीकी विशेषता है उपभोग फलन की, वो है। अब इसको एक बार क्लियर समझ लीजिए कि एमपीसी है क्या। एमपीसी जो है आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में होने वाले परिवर्तन की दर को बताता है। सीधी सी बात समझ लीजिए, बस इतना बहुत है। तो जब जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, पहले और थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं। एमपीसी जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। सीमांत मतलब एक जो, जैसे हम उपभोग करते जाते हैं, उपभोग करते जाते हैं, तो एक कोई ना कोई हमारा एक अंतिम पॉइंट होता है। तो उस उपभोग पर जो अंतिम आय है, उल्टा कह लेते हैं इसको, उल्टा कह दिए इसको, ऐसे करते हैं। जब आय का एक अंतिम पॉइंट आता है, जैसे मान लीजिए हमारा अंतिम ये, इस आय पर अंतिम जो परिवर्तन हुआ, इसमें परिवर्तन, मैंने अभी ये परिवर्तन नहीं लिखा गया है। परिवर्तन तो इसका जब घटाएंगे तब पता चलेगा कितना परिवर्तन हुआ। इसमें परिवर्तन होने पर जो इसमें परिवर्तन होगा, यही जो है, उन्हीं का जो अनुपात निकालेंगे, वही हमारा जो एमपीसी है, एमपीसी कहलाएगा। अच्छा, मैं पहले बताना कुछ और चाह रहा था, तो मैं बताना यही चाह रहा था कि जो एक कोई ना कोई पॉइंट एक अंतिम होगा, उस अंतिम पॉइंट पर जो दोनों के बीच परिवर्तन की दर होगी, वही जो है एमपीसी कहलाएगा। तो परिवर्तन की दर तो दोनों के अनुपात से ही निकल सकता है। तो इसका सूत्र डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई से निकाला गया। और ये जो है एमपीसी जो होता है वो जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे ही उसका जो परिवर्तन है, परिवर्तन में भी चेंज होता है, लेकिन जो परिवर्तन होता है वो बिल्कुल स्थिर ही होता है। यानी जो उसका मूल्य होगा, जो उसकी वैल्यू होगी, वो सेम होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसा हमने यहाँ पर लिखा है, और उसका अगर हम एक वो बना भी लें, एक इसको चित्र से दिखाना चाहें, तो इसका जो रेखा चित्र होगा वो बिल्कुल सेम होगा, उसमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। तो ये जो है हमारा सीधा सीधा हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
डेल्टा सी और डेल्टा वाई इसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो इसकी वैल्यू आएगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलो अब ये सब तो हमें समझ में पहले ही आ जाता है। अब एमपीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एमपीसी की वैल्यू निकलेगी कैसे? एमपीसी की वैल्यू एमपीसी का सूत्र से निकलेगी। एमपीसी का सूत्र ये लिखा हुआ है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब यहाँ पर देखते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो डेल्टा सी पहले पॉइंट पे कैसे निकलेगा? पहले पॉइंट पे तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है भाई। इस पॉइंट पर हम कैसे जानेंगे क्या परिवर्तन है? ये तो हमारा इनिशियल है यानी स्टार्टिंग है, यहाँ पे हम जान ही नहीं पाएंगे या कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये स्टार्ट है, यहाँ से शुरू हुआ परिवर्तन हमारा यहाँ पे। तो जब इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, कोई कुछ भी नहीं। या अगर निकलेगी तो ये हम 0 - 0 और ये होगा हमारा 0 - 500, तो -500 तो कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। यहाँ पर देखते हैं दूसरे पॉइंट पर, यहाँ वैल्यू कैसे निकलेगी? डेल्टा सी का मतलब है कि जो जो उपभोग है उसमें जो परिवर्तन हुआ है वो है डेल्टा सी। तो डेल्टा सी यहाँ पे कितना था? डेल्टा सी का मतलब है C2 - C1 अपान y का मतलब है y2 - y1। तो C2 - C1 ये तो 2 होगा ना। अगर हम C1 C2 C3 C4 C5 C6 ऐसा लिखें, ये C ये है, ये y है, y1 y2 y3 y4 y5 y6। C1 ये है, C1 C2 C3 C4 C5 1 C6 C6 ये है। तो C2 - C1 C2 यह है हमारा 1250 माइनस C1 कितना है? 5000 500, हाँ 5000 500 है भाई, 5000 नहीं है, 500 बटे y2 - y1। y2 ये है 1000 - 0 यानी 1000 ही होगा, इसको 1000 ही लिखते हैं। 1000 में 0 घटाएंगे 1000 ही बचेगा। तो ये कितना आ गया हमारा 1250, ये शायद आ गया 250। कितना आया? ये क्या रहा है? 750 आएगा। घटा लीजिए, 0 में 0 गया, 5 में 0 गया 5 और 12 में 5 गया 750 बटे 1000। तो 1 0 से 1 0 कट गया और 2 बचा, तो 2 लेकर के पॉइंट लगा दिया और 1 से भाग करेंगे 0.75 आ गया। तो 0.7 हमारा 0.75 आ गया। और इस बिंदु पर देख लेते हैं दूसरे से इसको कैसे निकालेंगे? वही C2 - C1। अब C2 - C1 हमारा ये हो गया 1, क्योंकि हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे, यहाँ तो निकल गया, इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो जिस पॉइंट या C3 - C2 कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो C3 - C2 कर लिया अपान y3 - y2 कर लिया, नो प्रॉब्लम। जिस बिंदु पर है उससे ऊपर वाले को घटा देते हैं, तो बराबर C3 हमारा कितना है? 2000 माइनस 1250 बटे आ गया 2000 माइनस 1000 बराबर आ गया कितना? ये 750 बटे 2000 में से 1 गया 1000 बचा। वही आ गई स्थिति 20.75, 1 से भाग करेंगे 0.75 भी आएगा, 0.75 ये भी निकल गया। तो ऐसा ही सब जगह आएगा, घटाओगे 750 बटे 1000 भी हर जगह आएगा, और जब 1000 आएगा तो जब भाग करोगे 0.75 आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि जो एमपीसी है वो हर बिंदु पर समान रहता है। तो ये हर बिंदु पर समान रहता है और कहीं भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बस आज की क्लास इतनी ही रहेगी। कल हम समझेंगे एमपीसी और एपीसी में क्या संबंध है
अल्पकालीन दीर्घकालीन औसत उपभोग की प्रवृत्ति, ये सब पढ़ेंगे अगली क्लास में।